गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी, आपकी क्लास 12 का चैप्टर 14 इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी पढ़ने से बात करते हैं। इकोलॉजी पढ़ने से पहले एक नाम पढ़ते हैं रामदेव जी का। बाबा रामदेव नहीं है ये, ठीक है। रामदेव, बाबा रामदेव पतंजलि वाले नहीं है, ये रामदेव मिश्रा सर है। और रामदेव मिश्रा जी जो है, रामदेव मिश्रा सर जो है, ये रामदेव मिश्रा जी जो है, बाबा रामदेव वाले पतंजलि वाले नहीं है लेकिन ये अलग है। तो रामदेव मिश्रा जी जो है, इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कहते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जानते हैं इंडिया में, लेकिन इकोलॉजी पूरे वर्ल्ड के नहीं है ये, इंडिया के, इन इंडिया। इंडिया के इंडियन साइंटिस्ट का नाम बताइए, ऐसे इंडिया के साइंटिस्ट जिनको फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। या इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी इज बाबा रामदेव मिश्रा जी। तो बाबा रामदेव मिश्रा जी जो हैं, इन्हें इकोलॉजी के इंडियन फादर कहते हैं। ठीक है, भारत देश के। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कई साल तक इन्होंने बहुत सारी टीचिंग का काम किया है। ठीक है, वहां बॉटनी डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और ये बाबा रामदेव मिश्रा जी जो हैं, इन्हें कई सारी फेलोशिप मिली थी ड्यूरिंग में। कौन कौन सी? इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की तरफ से इनको फेलोशिप मिल चुकी है, वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस द्वारा फेलोशिप मिल चुकी है, और इन्होंने संजय गांधी अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा अवार्ड मिला था? संजय गांधी अवार्ड। संजय गांधी कौन थे पता है ना आपको? पता कर लेना संजय गांधी कौन थे। इनको संजय गांधी अवार्ड मिला था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में इनको संजय गांधी अवार्ड मिला था। किनको? रामदेव मिश्रा जी को। इन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं। इंडिया में, भारत देश में इकोलॉजी के फादर यही है। अब इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी समझते हैं। इनको प्रणाम पाती करके, नमस्कार करके हम आगे चलते हैं, इकोलॉजी स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी समझते हैं। पहले इकोलॉजी समझने से पहले हमको कुछ चीज समझनी होगी। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं यहां पर एक गाय है, गाय समझते हो, एक काऊ है, ये काऊ, एक काऊ यहां पर खड़ी है, ये क्या है? एक ऑर्गेनिज्म। काऊ इज अ ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल की बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक इंडिविजुअल। तो सबसे छोटा क्या होता है? ऑर्गेनिज्म। यहां पे एक गाय खड़ी है तो एक काऊ इज अ ऑर्गेनिज्म है। जब यहां पर बहुत सारी गायें हो, मेनी काऊ खड़ी हो, यहां पर मेनी काऊ, बहुत सारी काऊ हो जाए, गाय इकट्ठी हो जाए, बहुत सारी गाय इकट्ठी हो जाए, तो क्या कहलाएगा? ये पॉपुलेशन ऑफ काऊ। तो इसे क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन के नाम से जानेंगे। एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है और बहुत सारे ह्यूमन एक साथ खड़े हो जाए एक जगह पर, तो उन्हें क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। उनके बीच में इंटरब्रीडिंग होनी चाहिए, तो पॉपुलेशन बन गए। और हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ह्यूमन एक जगह इकट्ठे हो गए, एक पर्टिकुलर एरिया के, जिनके बीच में, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हो, उन्हें हम पॉपुलेशन कह दिए। पॉपुलेशन से बड़ा, अब क्या गाय अकेली यहां पे रहेगी? गाय के साथ अगर इस मोहल्ले में और भी ऑर्गेनिज्म होंगे, क्या क्या होंगे? गाय का पॉपुलेशन होगा, मेनी पॉपुलेशन एक साथ कर दो, बहुत सारी पॉपुलेशन, मेनी पॉपुलेशन, बहुत सारा पॉपुलेशन हो गया। गाय का पॉपुलेशन, बकरी का पॉपुलेशन, भैंस का पॉपुलेशन, ह्यूमन का पॉपुलेशन। कई सारे लोग यहाँ पर आसपास रहते हैं ना, तो गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इन सब का भी पॉपुलेशन हो जाएगा। और इन सब के पॉपुलेशन को एक साथ क्या बोलेंगे? कम्युनिटी के नाम से जानेंगे। कम्युनिटी है उनकी। और कम्युनिटी में, कम्युनिटी सब कुछ देखो, बायोटिक वेक्टर की बात करें, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है गाय, उसका पॉपुलेशन भी लिविंग है, और उसमें और भी ऑर्गेनिज्म आके, जिंदा ऑर्गेनिज्म उड़ गए, कम्युनिटी बन गया। और कम्युनिटी में अगर ए बायोटिक फैक्टर को भी ऐड कर दे, ए बायोटिक फैक्टर, नॉन लिविंग फैक्टर जिनमें जान नहीं होती, बायो मींस होता लिविंग, और ए बायो लग गया मतलब एब्सेंट ऑफ लाइफ, लाइफ नहीं होगी, ए बायोटिक फैक्टर को भी ऐड कर दे, तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को एक साथ मिला दिया जाए, तो बन गया आपका इकोसिस्टम या इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है?
बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का इकोसिस्टम क्या है? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का कॉम्बिनेशन है। तो आपको कोई पूछे इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, ठीक है, क्या बोलेंगे? आपको डिफिनेशन कोई पूछे इकोसिस्टम की डिफिनेशन क्या है, तो लिखना लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ। लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में भी इंटरेक्शन करते हैं और अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट एबायोटिक फैक्टर से भी इंटरेक्ट करते हैं, और इस इंटरेक्शन को कहते हैं आपका इकोसिस्टम। चलेगा? इकोसिस्टम में क्या क्या आएगा? लिविंग आएंगे कि नॉन लिविंग आएंगे या दोनों आएंगे? तो देखिए, जब भी आपसे इकोसिस्टम की बात करें दोनों आएंगे। एक गाय एक ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ऑफ गाय मेनी गाय पॉपुलेशन कहलाएगी, और मेनी पॉपुलेशन कई सारी, गाय की पॉपुलेशन, बकरी की पॉपुलेशन, भैंस की पॉपुलेशन, कुत्ते की पॉपुलेशन, इन सभी पॉपुलेशन को एक साथ कम्युनिटी कहेंगे, और कम्युनिटी में नॉन बायोटिक फैक्टर को ऐड कर दो तो बन जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन किसके किसके जो इंटरेक्शन है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में और लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग के साथ, दोनों। तो याद रखना, आपसे कोई पूछे इकोसिस्टम में क्या आता है, तो इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर। उसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर आते हैं। बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे इसमें, और एबायोटिक फैक्टर मतलब नॉन लिविंग फैक्टर, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग चीजें हैं वो आ जाएंगी एबायोटिक में, और लिविंग आ जाएंगी बायोटिक में। और बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का आपस में और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन को कहते हैं आपका इकोसिस्टम। चलेगा? इकोसिस्टम का डिफिनेशन लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम क्या है? इट इज अ फंक्शनल, इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, पहली लाइन, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर की फंक्शनल यूनिट का नाम बताइए, तो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। एनसीईआरटी की पहली लाइन है, आपके चैप्टर स्टार्ट होता है जैसे, तो इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर की सबसे क्या है? फंक्शनल यूनिट है, छोटी सी यूनिट है। अब बात करें इकोसिस्टम कैसा होता है, बड़ा होता है कि छोटा होता है। हम बात करें साइज की, इकोसिस्टम का साइज जो है वो वैरी करता है, छोटा भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, और लार्ज भी हो सकता है। इकोसिस्टम का साइज स्मॉल से स्मॉल भी हो सकता है, और बहुत बड़ा भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। छोटे की बात करें तो पानी की एक बूंद अपने आप में एक इकोसिस्टम है। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इज अ 1 इकोसिस्टम। तो सबसे छोटा इकोसिस्टम 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। पानी की एक बूंद अपने आप में एक इकोसिस्टम है। पानी की एक छोटी सी बूंद देखेंगे, उसमें वाटर है कि नहीं है? हाँ है। बायोटिक हुआ कि एबायोटिक? एबायोटिक। मिनरल्स होंगे? हाँ एबायोटिक। टेम्परेचर, लाइट पड़ रही होगी? हाँ एबायोटिक फैक्टर। उसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह पानी की एक बूंद में, हाँ हो सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं, लिविंग बायोटिक फैक्टर। सबसे छोटा इकोसिस्टम पानी की एक बूंद, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, इतना छोटा सा इकोसिस्टम है। देखो बनाकर दिखा देते हैं आपका, एक बूंद जिंदगी का। देख पा रहे हो, एक बूंद जिंदगी का, पानी की एक बूंद, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं पानी की एक बूंद में, और ये क्या है? बायोटिक फैक्टर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक फैक्टर पानी हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सब इसके एबायोटिक फैक्टर। छोटा सा इकोसिस्टम बन गया कि नहीं बन गया? तो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर अपने आप में एक इकोसिस्टम है, सबसे छोटा इकोसिस्टम। और बड़ा इकोसिस्टम की बात करें तो पूरा बायोस्फीयर, पूरा अर्थ को हम एक इकोसिस्टम मान ले, पूरे बायोस्फीयर को एक इकोसिस्टम मान ले, तो इसमें सभी ऑर्गेनिज्म जो है उस इकोसिस्टम के पार्ट हो गए। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम का नाम आपका होल बायोस्फीयर, और उसको बोलेंगे ग्लोबल इकोसिस्टम, क्योंकि पूरा इंटायर आपका, इंटायर होल, पूरा का पूरा होल आपका बायोस्फीयर इसमें आ गया। बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर को कंसीडर कर ले तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन जाएगा, और बहुत इतने बड़े इकोसिस्टम को बोलेंगे ग्लोबल इकोसिस्टम के नाम से जानेंगे। तो ग्लोबल इकोसिस्टम में कौन आता है? होल बायोस्फीयर से मिलकर बना है ग्लोबल इकोसिस्टम।
तो ग्लोबल इकोसिस्टम कोई पूछे पूरा ब्रह्मांड को, पूरे आपको अर्थ के पूरे बायोस्फीयर को एक साथ एक इकोसिस्टम कंसीडर करें, पूरा एक इकोसिस्टम है, इसको बोलेंगे ग्लोबल इकोसिस्टम। When entire biosphere considered as a ecosystem it will called, समझ में आया? शुरू से पढ़ते हैं। पहली बात, रामदेव मिश्रा जी को इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे, इकोलॉजी एनसीईआरटी से आती है हमेशा, इसलिए एनसीईआरटी का ही पढ़ रहे हैं सिर्फ। तो रामदेव जी के बारे में पढ़ने लिखा हुआ है, रामदेव मिश्रा जी। फिर बोलता है इकोसिस्टम को फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं, नेचर की फंक्शनल यूनिट है। तीसरी लाइन कहता है इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से मिलकर बना हुआ है। बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनका आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन और इनका इसके साथ इंटरेक्शन, इन दोनों को कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ और लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। इन दोनों इंटरेक्शन को कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में दोनों आएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन करेगा तो भी ये इकोसिस्टम में आएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ करेगा तब भी इकोसिस्टम में ही कंसीडर होगा। साइज बात करें तो इकोसिस्टम की साइज छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। पानी की एक बूंद भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है और पूरा धरती जो है, बायोस्फीयर जो है, होल बायोस्फीयर अपने आप में एक इकोसिस्टम है, इसे ग्लोबल इकोसिस्टम कहेंगे। अब इतने बड़े इकोसिस्टम को समझना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो इतने बड़े इकोसिस्टम को डिवाइड कर पढ़ेंगे जिससे उसकी स्टडी आसानी से कर सके। इसके लिए इतने बड़े इकोसिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कौन कौन सा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा पढ़ेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के टाइप पूछा जाए तो इकोसिस्टम कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, इकोसिस्टम के दो टाइप पढ़ा रहे हैं आपको। कौन कौन से दो टाइप है? पहला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम, दो तरह के इकोसिस्टम हो सकते हैं। क्लियर है? तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है वो क्या होता है? जमीन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को इकोसिस्टम को लेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, नाम से मालूम चल रहा है। पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम देखेंगे तो एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलेंगे, सबको नाम से मालूम चल रहा है। इकोसिस्टम कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के। जमीन का पढ़ेंगे तो टेरेस्ट्रियल, पानी का पढ़ेंगे तो एक्वेटिक। अब जल्दी सोच के आंसर देना। आपका अगर हम पढ़ें कि फॉरेस्ट कौन से इकोसिस्टम में आएगा? एक्वेटिक में, टेरेस्ट्रियल में? जंगल जमीन में होता है या पानी में होता है? फॉरेस्ट आएगा टेरेस्ट्रियल में। क्लियर? इतनी सी बात। फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अंदर आएगा। ग्रासलैंड बोले तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आएगा। डिजर्ट्स बोले तो, डिजर्ट मतलब मरुस्थल, रेगिस्तान, फॉरेस्ट आपका टेरेस्ट्रियल में आएगा। ग्रासलैंड आपके एनसीईआरटी बुक का सब कुछ है, ये लाइन टू लाइन पढ़ा रहे हैं आपको। एनसीईआरटी नोट्स की जरूरत नहीं है आपको, एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए, लाइन नोट्स बन गए आपके। तो फॉरेस्ट, डिजर्ट, ग्रासलैंड ये सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के पार्ट हैं। और एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो आपका पॉन्ड आ जाएगा, तालाब, लैक आ जाएगा। तो पॉन्ड की बात करें, हम लैक की बात करें, हम बात करें वेटलैंड की बात करें, LAKE, लैक, वेटलैंड की बात करें, हम इन सब की बात करें, रिवर की बात करें, नदी की बात करें, ये सभी एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आएंगे। आपका नदी, रिवर हो गया, वेटलैंड हो गया, पॉन्ड हो गया, लैक हो गया, आपका ईस्टुरी हो गया, ये सभी के सभी आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। आपसे एक्वेटिक इकोसिस्टम पूछे ये सारे नाम आएंगे। फॉरेस्ट, डिजर्ट, ग्रासलैंड आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आएगा। तो आपसे कोई पूछे कितने तरह के इकोसिस्टम होते हैं? दो तरह के, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। जमीन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो टेरेस्ट्रियल बोलेंगे, और पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म का पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं। ये हो गया आपका कहां रहते हैं उसके हिसाब से। वैसे एक और तरह का इकोसिस्टम भी है। अगर ह्यूमन के इंटरफेरेंस के हिसाब से देखें तो दो तरह के इकोसिस्टम यहां पर भी है। इकोसिस्टम का दो और टाइप भी है। अगर हम ह्यूमन के इंटरफेरेंस को कंसीडर करें तो दो तरह के इकोसिस्टम हो सकते हैं। नंबर 1 नेचुरल इकोसिस्टम और नंबर 2
आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम। तो मैन मेड इकोसिस्टम दूसरा हो सकता है, मैन मेड को आर्टिफिशियल भी बोलते हैं और आपका एंथ्रोपोजेनिक भी बोलते हैं। एंथ्रोपोजेनिक आपको कहीं लिखा है तो मतलब समझ आना ह्यूमन मेड है। एंथ्रोपोजेनिक मीन्स होता है ह्यूमन मेड, मैन मेड। दो तरह के इकोसिस्टम हो गए, नेचुरल और मैन मेड, ह्यूमन द्वारा बनाया हुआ। मैन मेड को ही एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, ह्यूमन ने बनाया है। ठीक है, ऐसा इकोसिस्टम जो नेचर ने बनाया उसको नेचुरल कहते हैं, जो नेचर ने नहीं बनाया, ह्यूमन ने बनाया, उसको एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। अब बताइएगा, नदी तालाब ये क्या नदी किसने बनाई है? फॉरेस्ट किसने? जंगल किसने बनाए हैं? फॉरेस्ट। ह्यूमन बनाया है या नेचर ने बनाया है? फॉरेस्ट नेचर ने बनाया, इसलिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम किस में आएगा? नेचुरल में आएगा। रिवर किस में आएगी? नेचुरल में आएगी। समझ में आ रही बात? फॉरेस्ट हो गए, रिवर्स हो गई, आपके लेक हो गए, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम की बात करें जो ह्यूमन ने बनाया है, ह्यूमन के बनाए हुए इकोसिस्टम में नाम आएगा आपका, किसका दिया हुआ है? आपकी बुक ने दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक ने एक्वेरियम का नाम दिया है। एक्वेरियम समझते हैं? कांच का बॉक्स जिसमें पानी मछली पालते हैं, मछली पालने के लिए इतना बड़ा बॉक्स कांच का रखा रहता है, होटल वगैरह में आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट वगैरह में कांच का एक बॉक्स जिसमें मछलियां पालते हैं, उसे बोलते हैं एक्वेरियम। और एक्वेरियम क्या है? एंथ्रोपोजेनिक है, ह्यूमन ने बनाया है, इसलिए आपका एंथ्रोपोजेनिक में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, जल्दी सोच कर आंसर दीजिएगा। खेती, खेत, क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड की बात करें, खेती की बात करें, बताओ किस में आएगा? नेचुरल में आएगा या एंथ्रोपोजेनिक में आएगा? यहां बच्चे गलती करते हैं, इसलिए जल्दी सोच कर आंसर देना। क्रॉप फील्ड किस में आएगा? तो याद रखना, क्रॉप फील्ड की बात करें तो क्रॉप फील्ड एंथ्रोपोजेनिक है। याद रखना, खेत हमारे जो है वो नेचुरल नहीं है, इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। हम खेती करते हैं, अपने आप खेती नहीं होती, हम हल जोतते हैं, बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, तब जाके पेड़ उगते हैं, फिर उसे कटाई करते हैं। मतलब सब कुछ कंट्रोल किसके द्वारा किया जा रहा है? ह्यूमन द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है पूरा इकोसिस्टम। तो सब कुछ कंट्रोल इंसानों द्वारा हो रहा है, इसलिए खेत जो है आपके किसानों के वो एंथ्रोपोजेनिक है, मैन मेड इकोसिस्टम में आएंगे। खेत आपके नेचुरल में नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चे गलत कर आते हैं। इसको एग्रो इकोसिस्टम भी कह सकते हो। क्रॉप फील्ड को एग्रो, एग्रीकल्चर इसमें आ गया, एग्रो इकोसिस्टम। आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बच्चे गलत करके आते हैं। एग्रो इकोसिस्टम या क्रॉप फील्ड जो है वो नेचुरल है, नेचुरल इकोसिस्टम है या मैन मेड इकोसिस्टम है? याद रखना, मैन मेड है। खेती जो है, एग्रीकल्चर जो है वो मैन मेड इकोसिस्टम है। उसको एग्रो इकोसिस्टम के नाम से भी जानते हैं, गलती मत करना यहां पर। इंसानों द्वारा खेत बनाए जाते हैं, इंसान खेती करते हैं, इंसान उसमें पूरे इकोसिस्टम पे कंट्रोल करते हैं। कौन सा पेड़ उगाना है, नहीं उगाना है, काट देना है, जला देना है, जो चाहे वो इस इकोसिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं ह्यूमन। इसलिए खेत जो है आपका एग्रो इकोसिस्टम या क्रॉप फील्ड वो एंथ्रोपोजेनिक है, मैन मेड इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। चलेगा? तो आपको मालूम चल गया, इकोसिस्टम के टाइप मालूम चल गए, इकोसिस्टम की डिफिनीशन मालूम चल गई, कंपोनेंट मालूम चल गए। फादर ऑफ इकोलॉजी रामदेव जी, रामदेव मिश्रा। दूसरा क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट हैं? दो कंपोनेंट हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है। फिर बात किए इकोसिस्टम के टाइप की बात की तो इकोसिस्टम दो तरह का होता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। जमीन में होगा तो टेरेस्ट्रियल, पानी में होगा तो एक्वेटिक। अगर ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से देखें तो फिर दो तरह के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में जो नेचर ने कंट्रोल करता है जिस इकोसिस्टम को, उसको नेचुरल कहते हैं। जंगल आप नहीं बनाते न, जंगल में आप कंट्रोल करते हैं कि कौन सा जानवर रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, वो नेचर कंट्रोल करती है सब कुछ नेचर का, तो इसलिए नेचुरल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट, रिवर, ये सब कुछ। एंथ्रोपोजेनिक का आपका हो गया क्रॉप फील्ड, खेत। एक्वेरियम, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल किसमें आएगा? ह्यूमन मेड में आएगा, जो हम बनाते हैं अपने लिए। चलेगा इतनी सी बात? अगर इतना समझ में आ गया है तो और आगे चलते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है। इकोसिस्टम के फंक्शन की बात करें, इकोसिस्टम में फंक्शनल कंपोनेंट 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला इनपुट होगा,
दूसरा एनर्जी फ्लो होगा और तीसरा होगा आउटपुट। इनपुट की बात करें, एनर्जी आएगी, कोई भी को सिस्टम में रन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, एनर्जी कहीं ना कहीं से आएगी और एनर्जी को सिस्टम के अंदर आ रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनपुट के नाम से जानेंगे। देखते हैं इकोसिस्टम के पार्ट पढ़ते हैं, क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो कोई भी इकोसिस्टम को फंक्शनल होने के लिए, काम करने के लिए तीन चीजें जरूरत होगी। सबसे पहला उसमें होगा इनपुट। इनपुट का मतलब समझ में आ रहा, कहीं से एनर्जी अंदर आएगी, एनर्जी आएगी इसलिए इसको इनपुट बोला गया। एनर्जी कमिंग, कहां से आएगी एनर्जी, सन से एनर्जी आएगी, इसलिए इसे इनपुट बोलेंगे या इसे प्रोडक्टिविटी के अंदर पढ़ेंगे, हम प्रोडक्टिविटी करके पढ़ाएंगे आपको अभी। प्रोडक्टिविटी या इनपुट, एनर्जी का आपके इकोसिस्टम में इंटर करना इनपुट कहलाता है या प्रोडक्टिविटी कहलाती है। फिर एनर्जी अंदर आ गई, एनर्जी का फ्लो होगा, एनर्जी फ्लो। सेकंड होगा एनर्जी का फ्लो होगा, एक ऑर्गेनिज्म से एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म जाएगी, दूसरे से तीसरे में जाएगी, तीसरे से चौथे में जाएगी। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी जाने कहते हैं आपका, क्या बोलते हैं, फूड चैन। फूड चैन या फूड वेब के नाम से जानते हैं। तो फूड चैन, फूड वेब आपको पढ़े होंगे, जिससे क्या होता है, एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है, फ्लो होता है एनर्जी का पूरे इकोसिस्टम में। और फिर उसके बाद एनर्जी का तीसरा काम क्या है, एनर्जी आई, एनर्जी को सिस्टम में घूमी यहां से वहां, इस ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म में, बाद में वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा और उसके ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी और वापस से एनर्जी जहां से आई थी वहां चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, डिकम्पोजिशन। तीसरा काम क्या है कंपोनेंट का, डिकम्पोजिशन। डेड हो जाएगा जब ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, तो ये काम कौन करेंगे, डिकम्पोजिशन का काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ तरह के ऐसे ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया या फंजाई, उसकी बॉडी को सड़ाकर रिसाइकलिंग कर देंगे और इस प्रोसेस को बोलेंगे डिकम्पोजिशन हो गया। इस तरह ये तीन काम करता है कोई भी इकोसिस्टम में, तीन काम कंटिन्यूअस बार बार रिपीट होते रहते हैं। एनर्जी कहीं से आती रहेगी जब तक इकोसिस्टम रहेगा, एनर्जी आता रहेगा, एनर्जी आना बंद हुआ इकोसिस्टम खत्म। तो एनर्जी का सोर्स, एनर्जी आना जरूरी है, फिर उस एनर्जी को कन्वर्ट करना है और उस एनर्जी से क्या करना है, एनर्जी आई, एनर्जी ले लिए इकोसिस्टम ने और फिर उस एक से दूसरे बॉडी में, दूसरे से तीसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा एनर्जी। एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा, उसके शरीर में एनर्जी जाएगी, उसका पेट भरेगा, ऐसे सिस्टम चलता रहेगा। इसको बोलेंगे एनर्जी फ्लो या फूड चैन, फूड वेब। और तीसरा काम है, जब वो मर जाएगा तो उसकी बॉडी डिकम्पोज कर दी जाएगी, या जो जिंदा रहेगा तो बीच में पट्टी करेगा, डेली पट्टी करेगा, एक्सक्रीशन करेगा और उस एक्सक्रीटिंग मटेरियल को फिर से रिसाइकिल कर दिया जाएगा।